वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड होगा। पॉलिटिकल साइंस का जो 301 कोड वाला पेपर होता है, यानी कि पॉल 301, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पॉल 301 वाला जो पेपर है उसमें यही प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति यानी यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना के संविधान से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, यानी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। तो इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी 301 वाले कोड का पेपर दीजिए, तो मैंने सोचा बिल्कुल दिया जाए। बहुत मेहनत करने के बाद में आप लोगों के समक्ष ये प्रश्न आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बताए हुए हैं ऑलरेडी, उस पर 301 या 302 ये कोड वोड नहीं लिखे हैं हम, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग नहीं जानते थे अभी तक कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए हमारी वीडियो सफिशियंट है कि नहीं, तो जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हमने बनाए हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के आप देखेंगे, तो आपका जैसे कि 301, 302, 303 ये सब जितना भी पेपर होते हैं, सबको एक ही वीडियो में उसमें समझ आ करके मैंने आपको बता दिया है। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी एक वीडियो हमारी मॉडल पेपर देख लेंगे ऑब्जेक्टिव वाली, और एक महासंग्राम वीडियो देख लेंगे, प्ले लिस्ट में वीडियो बड़ी पड़ी हुई है, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी की, तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, चले प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में सम्राट कार्यपालिका प्रधान है, तथापि असल में कार्यपालिका शक्ति निम्नांकित में से किसमें निहित होती है? बताएं। संसद में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में या स्पीकर में? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन में सम्राट कौन होता है? कार्यपालिका, मतलब कि सम्राट जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन असल में कार्यपालिका शक्ति का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है या जो निर्वहन करता है वो होता है मंत्रिपरिषद जो होती है, वो कार्यपालिका की प्रधान होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से ब्रिटेन में सारी व्यवस्था है, उस तरीके से भारत में, जैसे ब्रिटेन में सम्राट का ओहदा होता है, सम्राट का दर्जा होता है, ऐसे भारत में राष्ट्रपति का दर्जा होता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सा। मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो सब मिल करके प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। क्लियर? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, मंत्रिपरिषद इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद निम्नांकित में से कब अस्तित्व में आया? ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद जो है कब अस्तित्व में आया, फटाफट से आप बताएंगे। 1878 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में यह परंपरा कब से पड़ी कि प्रधानमंत्री सिर्फ कॉमन सभा का सदस्य होगा? 1688, 1885, 1912 या 1902? करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन में यह परंपरा कब से पड़ी कि प्रधानमंत्री सिर्फ कॉमन्स सभा का सदस्य होगा? ये धारणा जो चली है 1902 से चली। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटेन में निम्नांकित में से कौन सा पद कानून के ऊपर है? सम्राट का, प्रधानमंत्री का, स्पीकर का या लॉर्ड चांसलर का? बताएं। लॉर्ड चांसलर फर्स्ट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताएं। नहीं, लॉर्ड चांसलर ये फर्स्ट नहीं है, ये पूर्ण विराम है। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटेन में निम्नांकित में से कौन सा पद कानून के ऊपर है? इनमें से तो कौन सा पद है? सम्राट का पद जो है कानून से ऊपर है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ब्रिटेन का सम्राट निम्नांकित में से कौन है? देखिए वर्तमान में जो है कौन है, बताएं फटाफट से। हेनरी तृतीय, एलिजाबेथ या विक्टोरिया या किंग्स चार्ल्स तृतीय? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में ब्रिटेन का सम्राट जो है वो किंग्स चार्ल्स द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बा ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? बताएं। धन विधेयक किसकी पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो बताएं, राजा रानी या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री या स्पीकर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक जो है वो किसकी पूर्व स्वीकृति मिलने के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा या रानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अपने विधायी कर्तव्यों को निभाना तो दूर रहा, लॉर्ड सभा में आने तक का कष्ट नहीं उठाते हैं कौन? उक्त कथन निम्नांकित में से किसका है? अपने विधायी कर्तव्यों को निभाना तो दूर रहा, लॉर्ड सभा, मतलब कि लॉर्ड सभा में आने तक का कष्ट नहीं उठाते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किस विद्वान ने कहा था? यह कथन कहा था GM कार्टर ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस विद्वान ने स्पीकर को कॉमन सभा में सबसे विचित्र व्यक्ति माना है? तो स्पीकर को कॉमन सभा में सबसे विचित्र व्यक्ति माना है किसने, किस विद्वान ने? तो वो है मुनरो। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इतिहास में प्रायः किस शताब्दी से किस सदी तक उपनिवेशवाद का काल रहा था, बताएं। तो उपनिवेशवाद का काल जो रहा है इतिहास में, वो रहा है आपका 15वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपनिवेशवाद में विश्वास का प्रमुख कारण क्या था? लाभ कमाने की लालसा, मातृ देश की शक्ति को बढ़ाना, मातृ देश में सजा से बचना, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उपनिवेशवाद में विश्वास का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी इज राइट आंसर। वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? आधिपत्य या विस्थापन और मृत्यु, या युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविकता में उपनिवेशवाद का अर्थ जो है वो है आधिपत्य, आधिपत्य और विस्थापन एवं मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, उक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद महासागर में प्रमुख फ्रांसीसी उपनिवेश था। हिंद महासागर में फ्रांसीसी उपनिवेश जो था वो कौन था? नाइजर, माली, या कैमरून, या मॉरिशस, बताएं। हिंद महासागर में प्रमुख फ्रांसीसी उपनिवेश कौन सा जो है था? नाइजर, माली, कैमरून, या मॉरिशस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष मानी जाती है? 1757, 1813, 1857, या 1947। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो स्थापना मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? वो मानी जाती है 1757 से। प्लासी के युद्ध से आप देखते हैं शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वह कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा? देखिए, अमेरिका गुलाम रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। चाइना भी गुलाम रहा है। नेपाल जो है वो गुलाम नहीं रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, छठे का, सॉरी इसका सी ऑप्शन। निम्नांकित में से कौन सा देश गुलाम नहीं रहा? तो नेपाल गुलाम नहीं रहा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिन देशों में उपनिवेश बनाए, मतलब कि उपनिवेश बनाए उनमें शामिल नहीं था। इंग्लैंड ने जिन देशों में उपनिवेश बनाया या फिर उसमें शामिल कौन सा देश नहीं है? देखिए, इटली, भारत, जर्मन, या फिर नीदरलैंड। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिन देशों ने उपनिवेश बनाए उनमें शामिल नहीं है। देखिए, उपनिवेश किसने किसने बनाया था? देखिए, ये प्रश्न उल्टा है दूसरे तरीके से। देखिए, किस देश ने मतलब कि उपनिवेश नहीं बनाया किसी दूसरे देश को? तो भारत ने नहीं बनाया। भारत खुद ही उपनिवेश के चंगुल में जकड़ा हुआ था। तो जर्मनी, नीदरलैंड और इटली, इन लोगों ने भी उपनिवेश बनाया है। बाकी ब्रिटेन तो आप जानते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उपनिवेशवाद जो है खेल रहे थे पूरे संसार में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश निवेशकों ने भारत में निम्नांकित में किसमें निवेश किया था? रेलवे में, जूट उद्योग में, या चाय बागानों में, या फिर इन सभी में। तो ब्रिटिश निवेशकों ने भारत में जो है इन सभी पर निवेश किया था। जूट उद्योग में भी निवेश किया काफ़ी, रेलवे में और चाय बागानों में भी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इन सभी में निवेश किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नांकित में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है? बताएं। सेंट साइमन, लुई ब्लां, कार्ल मार्क्स, या चार्ल्स फूरिये। समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नांकित में से कौन रूस का प्रथम समाजवादी था? बताएं। रूस का प्रथम समाजवादी व्यक्ति इनमें से प्लेखानोव, लेनिन, स्टालिन, या फिर टॉलस्टॉय। तो रूस का प्रथम समाजवादी जो था वो था प्लेखानोव। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, समाजवादी दर्शन निम्नांकित में से किसके बल पर, मतलब कि किस पर बल देता है? नागरिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, कानूनी समानता पर, या राजनीतिक समानता पर। समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर ज़्यादा बल देता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिकल इक्वलिटी पर बल देता है। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, निम्नांकित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है किसको?
बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। समाजवादियों की बाइबिल जो है किसको कहा जाता है, किस पुस्तक को? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को, या फिर स्पार्क या दास कैपिटल, या फिर वार एंड पीस को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ये समाजवादियों की बाइबिल कही जाती है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी कार्ल मार्क्स की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस वर्ष हुआ? तो प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग 1828 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे तो इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कब रूसी सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? 1917 अक्टूबर महीने या सितंबर महीने में 1917 में, नवंबर 1917 या फरवरी 1917? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1917 में समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था रूसी सत्ता पर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नांकित में से विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? एजे पेंटी या क्रोपोक्टिन या फिर एडवर्ड बर्नस्टील या फिर विलियम कॉडबिन? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नांकित में से विकासवादी समाजवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? प्रमुख प्रवक्ता कौन है विकासवाद का? वो है आपके एडवर्ड बर्नस्टील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे। निम्नांकित में से या निम्नांकित में राज्य के तुलनात्मक अध्ययन का जनक कौन है? प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसरो या फिर पॉलीबियस? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे, बताएं। तुलनात्मक अध्ययन का जनक इनमें से कौन है? अरस्तु है, अरिस्टोटल? ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने सरकार के अध्ययन को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था? जेएस मिल, मॉन्टेस्क्यू, आगबर्न और मतलब कि ऑग एंड जिंक या फिर एस ई फाइनर? तो सरकार के अध्ययन को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था, किसने बनाया था? किसने बनाया था? तो ऑग एंड जिंक ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में तुलनात्मक सरकार का अध्ययन वास्तव में लोकप्रिय हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं या फिर 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुलनात्मक सरकार का अध्ययन वास्तव में लोकप्रिय हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति किस दृष्टि से या किस पॉइंट ऑफ व्यू का प्रयोग करती है? सामान्य दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अनुभव जन्य दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या कानूनी दृष्टिकोण? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक राजनीति जो है, तुलनात्मक राजनीति जो है किस दृष्टिकोण का प्रयोग करती है? तो वो करती है किस दृष्टिकोण का प्रयोग भाई? वैज्ञानिक अनुभव जन्य दृष्टिकोण का प्रयोग करती है। बा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तुलनात्मक सरकार की विशेषताएं नहीं है? तुलनात्मक सरकार की विशेषताएं कौन सी नहीं है? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, तुलनात्मक सरकार की विशेषताएं नहीं है, आपसे पूछा गया है। तुलनात्मक सरकार की विशेषताएं नहीं है। देखिए, अंतः विषय फोकस, बुनियादी ढांचे के अध्ययन पर जोर, राजनीति के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, ये सब तुलनात्मक सरकार की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी विशेषताएं नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शेयर करेंगे सभी लोग वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने। देखें प्रश्न क्या है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। चले बताएं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न निम्नांकित में से किसका कथन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल हैं? ब्रोगन, मुनरो या प्लेसिंगर या फिर फर्ग्यूसन? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति के पद में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों के पद शामिल है, ये कथन कहा था किसने? ब्रोगन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राष्ट्र कार्यपालिका आदेश शक्ति का प्रयोग कितनी बार किया? तो कितनी बार किया था कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने? तो उन्होंने कितनी बार किया था? उन्होंने 3504 बार किया था। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमेरिका में नवनियुक्त राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ होता है और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है? 14वें, 16वें, 18वें या 20वें? तो अमेरिका में नवनियुक्त राष्ट्रपति अपना कार्यकाल 20 जनवरी से प्रारंभ करता है। यह प्रावधान जो किया गया, ये प्रावधान 20वें संविधान संशोधन में है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विषय में निम्नांकित में से किसका कथन है कि राष्ट्रपति
मतलब संविधान में राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया गया है, ये कथन किसका है बताएं। संविधान के राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया गया है, यह कथन कहा था पॉटर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में एक छोटे से वाक्य में किया गया है बताएं। एक छोटे से वाक्य में राष्ट्रपति पद की योग्यता और शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि यह विश्व का सबसे महान शासक है। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति के विषय में, अमेरिकी राष्ट्रपति के विषय में किसने कहा कि यह विश्व का सबसे महान शासक है, किसने कहा, ऑग महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर लगभग मतलब राष्ट्रपति पद की जब तक शेष अवधि बची रहती तब तक रहता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर विचार करने के लिए लगभग 10 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिकन सीनेट निम्नलिखित में से कौन सा सदन है, अस्थाई या अस्थाई बताएं। अमेरिकन सीनेट जो है वो निम्न में से कौन सा सदन है। अमेरिकन सीनेट जो है वो अस्थाई है या फिर अस्थाई है, फिर दोनों है। तो अमेरिकन सीनेट जो है वो अस्थाई सदस्य है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीनेट का सत्र 3 जनवरी से प्रारंभ होता है और कम से कम वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए इसमें। तो इसमें कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए सीनेट की। 3 जनवरी से जो प्रारंभ होता है उसमें कम से कम एक बैठक तो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से कितने सदस्य लिए जाते हैं। तो सीनेट में अमेरिका के प्रत्येक राज्यों से कितने लिए जाते हैं, 2 सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वह कितने वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो तथा नागरिक हो, ये मतलब बताएं। प्रश्न, संसद के सदस्यों की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह कितने वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो और मतलब तब वह मतलब कि तथा नागरिक हो, तो फिर उसको एक प्रकार संसद के सदस्य बनाने जाने योग्य होता है। अमेरिका में लगातार कितने वर्ष तक रहा हो बताएं। तो लगभग इसमें 7 वर्ष की बात होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या प्रावधान किस संविधान में है। संसद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। तो यह जो है 14वें संविधान संशोधन में है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की बैठक एक निश्चित तिथि 3 जनवरी से प्रारंभ होती है, यह प्रावधान किस संशोधन में है। तो यह प्रावधान किस संशोधन में है, यह प्रावधान आपका किस संशोधन में है। संसद की बैठक एक निश्चित तिथि 3 जनवरी से प्रारंभ होती है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। तो यह 20वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है 20वें संविधान संशोधन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में किसी विधेयक को सीमित मतलब समिति के पास कब भेजा जाता है। अमेरिका में किसी विधेयक को समिति के पास कब भेजा जाता है। द्वितीय वाचन से पहले या द्वितीय वाचन के दौरान या द्वितीय वाचन के बाद या द्वितीय या तृतीय वाचन के दौरान। तो अमेरिका में किसी विधेयक को समिति के पास जानते हैं मतलब कब भेजा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कब भेजा जाता है, ये द्वितीय वाचन से पहले यानी पूर्व भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है बताएं। निम्नलिखित में से किस देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो वो देश है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिलिबस्टरिंग कहाँ पाई जाती है। फिलिबस्टरिंग कहाँ पर पाई जाती है। फिलिबस्टरिंग जो पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है, सीनेट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका की सीनेट में। अगला प्रश्न, सीनेट का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है।
सीनेट का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। सीनेट का पदेन सभा अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बताएं कौन सा है? प्रश्न है निम्नांकित में से, प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नांकित में कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूसीवादी के संस्थापक कौन है? बताएं, कन्फ्यूसीवाद के संस्थापक कौन है? कन्फ्यूसीवाद के संस्थापक कौन है? तो कन्फ्यूसीवाद के संस्थापक कौन है? कौन है भाई? फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल कुंग फुत्जू। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कन्फ्यूशियस मंदिर निम्नांकित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वो स्थित है जो है कहाँ पर? प्रसिद्ध कन्फ्यूशियस मंदिर निम्नांकित में से कहाँ स्थित है? फटाफट से आप बताएंगे। प्रसिद्ध कन्फ्यूशियस मंदिर जो है इनमें से सभी जगहों पर स्थित है क्या? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सियोन, जियान सुई और बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उक्त सभी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कन्फ्यूशियस वाद अन्य धर्मों से किस प्रकार अलग है? कन्फ्यूशियस वाद अन्य धर्मों से किस प्रकार से अलग है? तो ये इसका कोई देवता नहीं है, बल्कि यह आचरण के नियमों पर आधारित है। पहली बात बिल्कुल ठीक है। यह इस प्रकार स्थापित नहीं किया गया है जो अन्य धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करता हो, ये भी ठीक है। इसके पास बड़े पैमाने पर संस्थागत चर्च नहीं है। तो ये तीनों जो है चीज़ें अन्य धर्मों से अलग करती हैं कन्फ्यूशियसवाद को। डी लगा देंगे उक्त सभी तथ्य। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूसीवाद का सिद्धांत नहीं है? न्याय के लिए असम्मान, स्वायत्तता, गैर हानिकारकता या फिर परोपकारिता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय के लिए असम्मान जो है ये सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कन्फ्यूशियसवाद का गुण वू चांग नहीं है? बताएं। परोपकार, रेंज जिसको बोलते हैं चाइनीज भाषा में, औचित्य जिसको ली बोलते हैं, अज्ञान जिसको जी बोलते हैं, धार्मिकता जिसको यी बोलते हैं। बताएं, कन्फ्यूशियसवाद का गुण को वुचांग कहते हैं। तो बताएं, कन्फ्यूशियसवाद का गुण नहीं है इनमें से। कन्फ्यूशियसवाद का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से अज्ञान जो है ये उनका गुण नहीं है, परोपकार गुण है, धार्मिकता और औचित्य तीनों गुण हैं, जबकि अज्ञान कोई गुण नहीं है इनका। अगला प्रश्न, निम्नांकित में क्या कन्फ्यूशियस धर्म के सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान पर है? पूर्वजों की उपासना करना, संतानोचित धर्म पारायणता या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएंगे। निम्नांकित में से क्या कन्फ्यूशियस धर्म के सिद्धांतों में केंद्रीय स्थान पर है? तो केंद्रीय स्थान पर जो है वो है पूर्वजों की उपासना और संतानोचित धर्म पारायणता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उक्त दोनों। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से क्या कन्फ्यूशियस धर्म का मूल सिद्धांत है? तो कन्फ्यूशियस मूल का सिद्धांत क्या है इनमें से? देखिए, चेंग मिंग, वेन और चुनताई, ये सब जो हैं इसके सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नांकित में से माओ का कथन प्रसिद्ध है? निम्नांकित में से माओ का प्रसिद्ध कथन कौन सा है? तो कौन सा प्रसिद्ध कथन है माओ का? तो वो कथन है, देखें, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये भी कथन है। और राजनीति रक्तपात रहित युद्ध और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है, ये भी माओवाद का ही कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सा लगा देंगे, उक्त दोनों इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नांकित में से किस देश में सेना पर दलीय नियंत्रण है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, चाइना में या फिर स्विट्जरलैंड में? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस देश में सेना पर दलीय नियंत्रण है? कहाँ की सेना के, मतलब किस देश की सेना पर दलीय नियंत्रण है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो चाइना की सेना में जो है वो दलीय नियंत्रण है। किस देश की सेना में मतलब कि सेना पर दलीय नियंत्रण है? चाइना की। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीन में दल की प्राथमिक इकाई निम्नांकित में से कौन सी है? तो चीन में दल की प्राथमिक इकाई की अगर बात करें तो वो होते ही सेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनवादी चीनी समाज साम्यवादी दल के शीर्ष पर निम्नांकित में से क्या है? केंद्रीय समिति या फिर स्थानीय दल कांग्रेस या राष्ट्रीय दल कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो जनवादी
चीनी साम्यवादी दल के शीर्ष पर जो है इनमें से वो है आपका राष्ट्रवादी दल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। चीनी साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? चीनी साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई है वो 1921 के आसपास हुई। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी दल की राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो चीनी साम्यवादी दल की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है? वो करते हैं प्रांतीय दलीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सभी लोग। आगे देखेंगे, प्रश्न है, स्विस संघीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नांकित में से किसके द्वारा किया जाता है? जनसाधारण के द्वारा, या संघीय सभा के सदस्यों के द्वारा, या फिर कैंटो की व्यवस्थापिका सदस्यों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्विस संघीय परिषद के का निर्वाचन निम्नांकित में से जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो संघीय सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्विस संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या है? तो स्विस संघीय सदस्यों परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? वो है 7। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्विस संघीय प्रश्न क्या दिया गया है? स्विस संघीय परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो स्विस संघीय परिषद का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 4 साल का। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस मतलब कि स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति या प्रधानमंत्री? तो स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से संघीय चांसलरी है, बताएं। निम्नांकित में से संघीय चांसलरी कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। संघीय चांसलरी निम्नलिखित में से कौन है? स्विस संघीय परिषद का सचिवालय, या फिर संघीय सभा का सचिवालय, या स्विस संघीय परिषद तथा संघीय सभा का सचिवालय? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विस संघीय परिषद और संघीय सभा का सचिवालय। ये जो है संघीय चांसलरी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, स्विस संघीय प्रशासन का चिन्ह यानी लोगो निम्नांकित में से कितनी भाषाओं में है? बताइएगा, कितनी भाषाओं में है स्विस संघीय प्रशासन का चिन्ह या लोगो जो है वो कितनी भाषाओं में है? वो 4 भाषाओं में है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड के संविधान में कितने प्रशासकीय विभागों का उल्लेख किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के संविधान के जो है कितने प्रशासकीय विभागों का उल्लेख किया गया है संविधान में? तो उसमें लगभग 7 प्रशासकीय विभागों के बारे में बताया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। स्विट्जरलैंड में प्रशासन प्रणाली निम्नांकित में से किस स्तर पर शासित होती है? तो वो कैंटन या परिसंघ या जो है कम्युनन्स या फिर उक्त तीनों पर। तो परिसंघ और कम्युनन्स और कैंटन तीनों पर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, वो उक्त तीनों पर। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। और एक बात और आपसे पूछेगा कि बहुल कार्यपालिका की बात किस देश के संविधान में करी गई है? तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड के संविधान में करी गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।